हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2017 के पेपर का 111 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उन 20 क्वेश्चंस में हमने ये जो एचटेट का पेपर है सबसे अलग पेपर था। ये इसमें एमएससी बीएससी लेवल का ज़्यादा पूछा हुआ है, तो ये आपको पेपर जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका एचपीएससी पीजीटी के स्क्रीनिंग पेपर के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है, 3 एंगुलर मोमेंटम गिवन है हमारे पास। एक है 1, एक 3/2, एक 5/2। 3 एंगुलर मोमेंटम है, आर कपल्ड। उन सब को क्या किया है, कपलिंग कर दी है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो देखो 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एक तो ये है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, L+S। तो L+S क्या दिया हुआ है, 1, 3/2 और 5/2। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या हो सकती है, S की वैल्यू क्या होती है, स्पिन तो हाफ होती है। L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 1, 1/2, 1 और 2 ये हो सकती है। S मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/2 + 1/2 1। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना यहाँ 1/2 आना चाहिए, क्योंकि ये 1 है 1 और ये 1/2। हमें 1 बनाना है L+S करके, J हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, ये 1 तभी बन सकता है ये जब हम क्या करें, स्पिन 1/2 है और यहाँ पर क्या लें 1/2, क्योंकि 1/2 + 1/2 ही 1 आएगा। तो या फिर ऐसा हो सकता था यहाँ मिस्टेक हो और यहाँ पर क्या गिवन हो कि यहाँ 1/2 गिवन हो, तो उस केस में L की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 हो सकती। आप देखना ये तो ऐसा है, लेकिन जहाँ मैंने सोल्व किया वहाँ ये लिखा हुआ है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ L जो होगी 1 और 2, मतलब 1, 1 और 2। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप देखो S की वैल्यू 1/2 है। S मैक्सिमम कितना होगा फिर, 1/2 + 1/2 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ J = हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो क्या होता है वो L का मिनिमम माइनस S का मैक्सिमम। S का मैक्सिमम तो क्या है, 1 है, और L का मिनिमम इनमें से इन्होंने बोला है कि 1 ही है, क्योंकि यार 1 और 1 मिनिमम कौन सा होगा फिर 1। तो 1 - 1 0। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की वो कितनी होगी, 0 होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या है, ये भी एक तरीका है इसको करने का। पहले हम क्या करते हैं, 3 एंगुलर मोमेंटम है ना, 1, 3/2, 5/2। पहले इन दोनों की कपलिंग करवाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी कपलिंग इसके साथ करवाएंगे। कपल बिटवीन फर्स्ट 2 एंगुलर मोमेंटम, J1 1, J2 3/2। इन दोनों की कपलिंग करी और जो रिजल्ट J1 - J2 और J12 जो है इनके बीच में है J1 + J2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 - 3/2 1/2। मैक्सिमम वैल्यू 1 + 3/2 5/2। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो J12 किसके बीच में है, J12 की वैल्यू अलाउड वैल्यू क्या होगी, एक 1/2 बीच में 3/2 और एक है 5/2। फिर है कपल J12 विद द थर्ड एंगुलर मोमेंटम 5/2। अब इनको हम कपल करेंगे 5/2 के साथ। ऐसे ही फिर इसमें लगेगा J12 माइनस ऑफ J3, ये मिनिमम, और J टोटल J12 + J3। तो जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई J12 के लिए वो आई हमारी 5/2। तो मिनिमम J टोटल हमारी जो वैल्यू होगी J टोटल का मिनिमम वो क्या होगा, 5/2 और माइनस S उसका जो मैक्सिमम वैल्यू 5/2, तो वो भी क्या आएगा, 0। तो अलाउड जो हमारी कपलिंग का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम की वो आएगा 0। अब है 112 नंबर क्वेश्चन। एक ड्रॉप है वाटर की जिसका वॉल्यूम क्या है, V है। ड्रॉप ऑफ वाटर है, वॉल्यूम है V, इज प्रेस बिटवीन 2 ग्लास प्लेट।
दो ग्लास की प्लेट ले लो, उनके बीच में एक वाटर की ड्रॉप को प्रेस कर दो सो एज टू स्प्रेड टू एन एरिया ए। वो इस तरीके से प्रेस कर दिया कि वो एरिया ए के अंदर स्प्रेड हो गया। इफ़ टी इज़ द सरफेस टेंशन, टी क्या है? सरफेस टेंशन है। द नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ग्लास प्लेट इज। अब देखो क्वेश्चन तो इजी सा लग रहा है लेकिन थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना जो HPSC का सब्जेक्टिव पेपर भी हुआ था ना, उसमें भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मतलब हमें आइडिया +1 +2 के जो क्वेश्चन हैं वो थ्योरेटिकल से भी हैं और मतलब काफ़ी छोटा सा न्यूमेरिकल है, लग भी नहीं रहा कि वो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो आप ही देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और कुछ भी नहीं कह सकते। HPSC इसको मान लो सब्जेक्टिव पेपर में भी दे दे तो वहाँ ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी काम कर रहा है। तो आप ये देखो ना लेवल का क्या हिसाब किताब है, स्टेट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे क्लियर कर पाएंगे हम स्टेट को। करने में तो कुछ नहीं है कि इतना मुश्किल है, लेकिन लेंथी देखो ना, आप ज़्यादा लेंथी हो जाता है। वो फर्स्ट पोर्शन जो होता है सब्जेक्टिव जो जनरल पार्ट है वो भी इतना लेंथी हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखो इफ़ टी इज़ द सरफेस टेंशन द नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ग्लास प्लेट इज। कितना फोर्स लगेगा इसको सेपरेट करने में। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी बताती हूँ, वैसे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या है कि हमें क्या दिया है, हमें निकालना है सबसे पहले जो दो प्लेट है ना के बीच, एक ये ग्लास की प्लेट, एक ये ग्लास की प्लेट, बीच में वाटर की ड्रॉप जो है वो प्रेस करी है, उसकी पहले फिल्म की थिकनेस फाइंड करेंगे। फाइंड द फिल्म थिकनेस डी। फिल्म जो बनी है उसके बीच में उसका नाम दे दिया डी थिकनेस है, मान लो उसकी थिकनेस निकालनी है। तो देखो क्या है, वॉल्यूम V ऑफ द वाटर ड्रॉप स्प्रेड ओवर ए फ्लैट सरफेस। वो V क्या है? वॉल्यूम है, जो मतलब जब वाटर की ड्रॉप उसके अंदर फैल रही थी तो उसका वॉल्यूम कितना है? V है। और सरफेस एरिया है A। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू में उसकी थिकनेस, यही होगा, एरिया इंटू में थिकनेस। तो हमें चाहिए थिकनेस, तो थिकनेस को हम लिख देंगे वॉल्यूम बाय एरिया। तो देखो वॉल्यूम बताया कि वाटर ड्रॉप स्प्रेड करी इतने वॉल्यूम में और उसका एरिया है A। तो और डी हमें थिकनेस निकालनी है, तो डी आ गया वॉल्यूम बाय एरिया। अब हम एक्सेस प्रेशर लगाएंगे। यही होता है जब एक फिल्म बन जाती है दो प्लेट्स के बीच में, तो एक्सेस प्रेशर लगेगा। तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा P निकाल लेंगे। द वाटर बिटवीन द प्लेट फॉर्म ए कनकेव सिलेंड्रिकल मेनिस्कस एट इट्स बाउंड्री विद एयर। जब नीचे ये है ग्लास की और नीचे क्या है, ये वाटर की ड्रॉपलेट है, तो ये सरफेस और ये सरफेस देखो, तो ये क्या बनाएंगे कि मान लो देखिए ये ऊपर तो ग्लास की प्लेट है और वाटर का बबल कुछ इस तरीके की शेप लेगा। तो इसने क्या शेप बनाई है? कनकेव सिलेंड्रिकल मेनिस्कस एट इट्स बाउंड्री विद एयर, और इसकी बाउंड्री जो है वो एयर के साथ है। अज्यूम करेंगे परफेक्ट वेटिंग। परफेक्ट वेटिंग के केस में हम यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि वो जो है वो पूरी की पूरी वेट हो गई है। कॉन्टैक्ट एंगल जो है यहाँ पर थीटा, उसको हम यहाँ वाले केस में अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री मान रहे हैं। द इंटरनल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मेनिस्कस इज, ये देखो आधा पोर्शन हो गया, तो इंटरनल रेडियस जो है वो पूरे डायमीटर का d/2, थिकनेस का d/2। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दिस कर्व बाउंड्री इज, तो ऐसी बाउंड्री के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा P इज इक्वल टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ T/R। R यहाँ पर क्या है? d/2, तो 2T/d। अब हम देखते हैं जो हमें निकालना था, कैलकुलेट द नॉर्मल सेपरेशन फोर्स F। नॉर्मल सेपरेशन फोर्स निकाल लेंगे, तो वो देखो, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड लेयर इज लोअर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनसाइड वाला जो प्रेशर है वो कम है देन कंपैरिजन टू सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सक्शन फोर्स कीप द प्लेट हेल्ड टुगेदर, तो एक फोर्स है जो कि क्या करके रखेगा दोनों प्लेट को हेल्ड टुगेदर। द नॉर्मल फोर्स नीडेड टू पुल देम अपार्ट
इक्वल दिस प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द वेट एरिया। तो जो फोर्स हमें चाहिए, वैसे भी प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होगा, ये एक्सेस प्रेशर इनटू में एरिया, तो 2T/d इनटू में एरिया। तो थिकनेस की वैल्यू क्या है, d की V/A पुट कर दो, F इज इक्वल टू 2T, d की वैल्यू है V/A इनटू में A, एरिया से एरिया ऊपर चला गया एरिया स्क्वायर, तो 2TA² तो कितना फोर्स लगा, वो लगा 2TA²/V। ये तो था पूरा, मतलब थ्योरी से मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, इस तरीके से 2TA²/V आया। सिंपल आपको पता है, मान लो कितना होना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। प्रेशर इनसाइड द फिल्म इज़ लेस देन आउटसाइड बाय एन अमाउंट। जो डेल्टा P है वो T 1/r1 + 1/r2, वही T/r। फिर R1 एंड R2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। इन्होंने क्या बताया था कि वो कनकेव सरफेस की तरह एक्ट करेगा। तो जो R1 है वो क्या होगा, थिकनेस का T/2, और R2 क्या होगा उसके लिए, इनफाइनाइट। तो हेयर T जो है यहाँ पर थिकनेस है फिल्म की। अब हमें निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हमने देख लिया, ये T/2 हो गया, और R2 तो इनफाइनाइट हो गया है, ये तो 0 हो जाएगा। तो T/r1 प्रेशर, तो T/r1, R1 की वैल्यू है T/2, तो पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, T की वैल्यू T इंटू में 2/T इंटू में एरिया, बस F इज इक्वल टू 2AT/T, और T थिकनेस है, एरिया है, तो देखो A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड, 2A² AT क्या है, वॉल्यूम, एरिया इंटू में थिकनेस, तो 2A²T/V। तो या तो ऐसे कर लो या फिर पूरा थ्योरी के साथ कर लो। क्वेश्चन नंबर है 113, वो क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट पर है। इज प्लेस इन द पाथ ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है, वो प्लेस है कहाँ पर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पाथ में। द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर था, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पाथ में रखा, वो मूव करना शुरू कर देता है। कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उसके पास दोनों टाइप के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड में। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ रेस्ट, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू QV/B। अगर वेलोसिटी 0 तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स 0। तो जब वो मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो फोर्स इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस चार्ज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द अप्लाइड फील्ड, अगर हम जो अप्लाई करें फील्ड वो कितना हो, E इज इक्वल टू EM e⁻t/τ। EM मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सपोनेंशियल T है टाइम, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और जो टाउ है वो बोला है कि वो रियल है। देन एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड रेशियो बतानी है किसकी, कंडक्शन करंट डेंसिटी की और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। पहले हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट, फिर कंडक्शन करंट डेंसिटी, फिर उनकी रेशियो। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ID इज इक्वल टू एप्साइलन d∅/dt। फाई क्या है, फ्लक्स है, तो ID इज इक्वल टू एप्साइलन, जो d/dt है फ्लक्स का, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू में A। अब हम निकालते हैं करंट की डेंसिटी। करंट डेंसिटी JD डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया, यही होती है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब हम देखते हैं आगे हैं कि ID तो अब पुट कर दो, जो ये JD है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी,
जो कि क्या है आई डी डिवाइडेड बाय ए, यही है ना, आई डी डिवाइडेड बाय ए। आई डी की वैल्यू देखो क्या है हमारी, ये है आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई ए, यानी कि डी ई बाई डी टी ए नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन और डी बाई डी टी ऑफ ई। अब ई की वैल्यू पुट कर दो, यही बचा ना, देखो एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई ए है, जब इसमें पुट करेंगे करंट डेंसिटी में तो एरिया नीचे भी है, एरिया तो कैंसिल, आई डी की वैल्यू यहाँ पर आई डी बाई ए, आई डी ही है ये डिवाइड बाई ए, डी ई बाई डी टी बचा, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ई एम ई रेज पर माइनस टी बाई टाउ। अब सोल्व कर लेते हैं, तो देखो तो यहाँ से एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई एम ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, डेरिवेटिव ले लेंगे एप्सिलॉन ई एम ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू 1 बाई टाउ। तो ये देखो एप्सिलॉन, ये एज इट इज़ ई मिल गया, एप्सिलॉन ई बाई टाउ, ये आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब हम देख लेते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जे सी इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ जाएगा सिग्मा टाउ बाई एप्सिलॉन, बस यही रिलेशन था, सिग्मा टाउ बाई एप्सिलॉन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, जो कि क्या है, एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल शेल इज 0.06 जूल। एक स्फेरिकल शेल है, उसकी एनर्जी कितनी दी हुई है 0.06 जूल। इफ़ शेल श्रिंक टू हाफ द इनिशियल रेडियस, अगर शेल जो है श्रिंक करके हाफ हो जाए इनिशियल रेडियस का, देन इट्स एनर्जी विल बी। तो देखो स्फेरिकल शेल की एनर्जी 0.06 जूल है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या है, U इज इक्वल टू 0.06 जूल, जो कि किसके इक्वल होती है माइनस जी एम बाई आर की। इफ़ शेल श्रिंक टू हाफ, अगर शेल श्रिंक करके हाफ रह जाए, M रिमेन सेम, तो M तो सेम है, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी R बाई 2, हैंस U इज इक्वल टू माइनस जी एम आर बाई 2 पर माइनस 2 जी एम बाई आर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2U। तो U का 2 टाइम 2 इंटू में 0.06 इज इक्वल टू 0.12 जूल। अब अगला क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये डायरेक्टली नेट से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके MSc से। तो ये क्वेश्चन मतलब ये पेपर इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए भी, एस्टेट एग्ज़ाम के लिए भी, और मैं तो कहती हूँ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन Q इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस रूट Q cos P एंड P इज इक्वल टू 2 रूट Q 1 प्लस रूट Q cos P, द जनरेटिंग फंक्शन इज, हमें निकालना है कि इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन इज क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जनरेटिंग फंक्शन किस किस टाइप के, फिर उसके बाद ईजी हो जाएगा करना। तो देखो आप जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, फंक्शन होते हैं हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन 4 टाइप के, एक होता है F1, एक होता है F2, एक होता है F3 और एक होता है F4। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन टाइप F1। जो F1 फंक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, एक स्मॉल Q और एक कैपिटल Q। देखो इसमें जैसे क्या दिया है, ये कैपिटल Q और कैपिटल P दिए हुए हैं। वो जो होगा उसमें जो फंक्शन होगा वो इसमें दिखेगा आपको, एक स्मॉल Q में और एक कैपिटल Q में। T तो जो है टाइम डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके क्या है Q और Q। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, Q को निकाल रहे हो ना आप, तो Q की जगह हम P ले लेंगे। देखो Q निकालना है तो P ले लो, स्मॉल Q है तो स्मॉल p। तो देखो क्या होगा, डेल F1 डिवाइड बाई डेल Q इसके कोरस्पॉन्डिंग, और जब कैपिटल Q है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल P माइनस के डेल F1 बाई डेल ऑफ Q।
तो ऐसे हम उनको निकालेंगे। अगर फंक्शन ऐसा दिया हो तो वो बोला जाएगा F1 टाइप का जनरेटिंग फंक्शन। समझ आ गया होगा आपको कि अगर F1 इस फॉर्म में दिया है Q T, तो ये दोनों उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपको Q वाला दिखे तो आप P ले लो, उसको निकालो डेल F1 बाई डेल Q। Q है अगर तो P कैपिटल माइनस डेल F1 बाई डेल Q, बिल्कुल ईजी है। और इसमें क्या याद रखना है कि P जो होगा वो नेगेटिव का होगा। ये है F1 टाइप का। देखो ये तो हमारा कैपिटल Q और कैपिटल P है, यानी F1 टाइप का तो है नहीं जनरेटिंग फंक्शन। अब है F2 टाइप का जनरेटिंग, ये लिखना, ये आपको नहीं याद करना है तो वैसे बता रही हूँ मैं, इसमें तो सिंपल हो जाएगा। F2 टाइप का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है ना, वो स्मॉल q और स्मॉल p पर डिपेंड करता है। स्मॉल q, स्मॉल p और t, उसमें मतलब ये मिलेंगे आपको। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे, जैसे इसमें q और q थे तो इसमें ये है q और कैपिटल p। तो इसके लिए भी देखो ये है, ये तो q और स्मॉल q थे, ये q और स्मॉल p कैपिटल p है। तो इसके लिए स्मॉल q है तो स्मॉल p डेल F2 बाई डेल q। कैपिटल P है तो कैपिटल Q डेल F2 बाई डेल P। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा F2। याद क्या रखना है कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ नेगेटिव नहीं है कोई से में। अब है F3 टाइप का जनरेटिंग फंक्शन, अपना देख लो यही है, इसमें अपना F3 टाइप का ही है। इसमें क्या है P, Q और T। तो देखो हमारे पास P और Q है, देखो P Q है, एक P है और एक Q है इसमें, और वैसे भी Q और P है इसमें, P और Q टाइप का है ये। तो यही वाला है हमारा। तो ये क्या है Q और P और Q टाइप का जनरेटिंग फंक्शन है अपना। तो स्मॉल p है तो स्मॉल q निकालेंगे, जो कि क्या है माइनस डेल F3 बाई डेल P। देखो यहाँ माइनस है और ये Q कैपिटल है तो P माइनस डेल F3 बाई डेल Q। तो F3 में दोनों ही नेगेटिव हैं, Q भी और P भी। फिर हम निकालते हैं F4 टाइप का भी देख लेते हैं। तो F4 में क्या है P दोनों ही P के फंक्शन होंगे, P के। तो Q क्या होगा उसमें माइनस डेल F4 बाई डेल P, और P के लिए कैपिटल Q डेल F4 बाई डेल P। मैंने इनके नेगेटिव पॉजिटिव को याद करने एक ट्रिक करी थी, वो देखो कैसे थी। देखो जब क्या होता है, ये तो देखो स्मॉल p है, स्मॉल p स्मॉल q, तो पॉजिटिव ही होगा। कि अगर क्या है स्मॉल p है मान लो, तो स्मॉल p मतलब पॉजिटिव ही है, इसका तो कोई वो नहीं। अब देखो कैपिटल Q है, अगर Q हमारा क्या है कैपिटल है तो क्या होगा फिर Q मतलब यहाँ P को मैं पॉजिटिव मान के चल रही हूँ, Q को मान लो नेगेटिव। ट्रिक है ये, वैसे कोई वो नहीं, आप अपने तरीके से याद करो। P मान लो पॉजिटिव है, Q मान लो क्या है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है कैपिटल नेगेटिव तो मतलब ज़्यादा नेगेटिव, तो ज़्यादा नेगेटिव। सेकंड है इसमें देखो क्या है छोटा Q है, तो यानी कि क्या होगा फिर वो क्या होगा, छोटा है तो मतलब कम नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है ही नहीं। अब ये है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अब इसमें देखो स्मॉल पॉजिटिव इधर है, बस वैसे ट्रिक है भाई, स्मॉल पॉजिटिव तो इसका मतलब नेगेटिव। फिर से देखो ज़्यादा नेगेटिव मतलब Q बड़ा है ना, ज़्यादा नेगेटिव तो मतलब कि नेगेटिव। फोर्थ में देखो स्मॉल पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव, कैपिटल पॉजिटिव तो मतलब पॉजिटिव। तो बस इस यहाँ पॉइंट से चेक करके आप ट्रिक बना सकते हो। देखो स्मॉल नेगेटिव, ये स्मॉल नेगेटिव तो मतलब यहाँ तो फिर पॉजिटिव होएगा, कैपिटल नेगेटिव तो मतलब कि यहाँ नेगेटिव होएगा। Q को आप नेगेटिव मान के चलो, P को पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। चलिए तो अब इसी पोजीशन पे चेक करो, स्मॉल पॉजिटिव तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, अगर कोई चीज़ कम है पॉजिटिव तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। कैपिटल नेगेटिव का तो मतलब ये है अभी ज़्यादा नेगेटिव तो नेगेटिव। वैसे है भाई कोई वो नहीं, आप अपने तरीके से कर लेना। स्मॉल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, कैपिटल पॉजिटिव तो मतलब है ही पॉजिटिव है वो तो बस ये था आपका। बस एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने जनरेटिंग फंक्शन। अब हम अपने वाले पे आगे, हमें क्या दिया हुआ है Q दिया हुआ है लोगरिथम 1 प्लस रूट Q कोस P क्या दिया हुआ है 2 रूट Q 1 प्लस रूट Q कोस P। हम यहाँ पे देख लेंगे
तो क्यू जब हम निकालेंगे तो वो आएगा माइनस डेल एफ थ्री डेल पी, और जो पी निकालेंगे वो हम निकालेंगे माइनस डेल एफ थ्री डेल पी। बस यही था, पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना है, मतलब जो दे रखा है। तो पहले हम इसको निकालते हैं डेल एफ थ्री बाई डेल पी, और फिर हम निकालेंगे डेल एफ थ्री बाई डेल पी। तो देखो अब है एक्सप्रेस करेंगे क्यू को इन टर्म ऑफ क्यू एंड पी। क्यू देखो क्या था, लॉगरिथम 1 प्लस रूट क्यू कोस पी। ई की पावर ले लो, इस दोनों साइड ई की पावर क्यू, यहाँ लेंगे तो लॉगरिथम और ई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट क्यू कोस पी, माइनस इधर आ जाएगा ई की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू रूट क्यू कोस पी। रूट क्यू है यहाँ, रूट क्यू कोस पी जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस पी, 1 बाय कोस पी कितना सीकेंट पी, ई की पावर क्यू माइनस 1 सीकेंट ऑफ पी, यहाँ क्या हो जाएगा सीकेंट ऑफ पी। तो क्यू इज इक्वल टू, अगर क्यू लेना है ये रूट है ना, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ई रेज़्ड बाय क्यू माइनस के 1 का स्क्वायर सीकेंट का स्क्वायर पी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट टू फाइंड F3 फाइंड करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो क्या है, पहले तो हमें पता है क्यों क्या होता है माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल पी, तो इसको पहले इसकी तरह लिख लो, माइनस के डेल एफ थ्री बाई डेल पी इज इक्वल टू, माइनस यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिख लिया माइनस का क्यू यानी कि माइनस का ई रेज़्ड पर क्यू माइनस के 1 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर पी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी कीपिंग क्यू कांस्टेंट, क्यू को कांस्टेंट करके इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो हमें F3 मिल जाएगा। तो वो क्या मिला, माइनस ऑफ ई क्यू माइनस के 1 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर पी इंटू डी पी। तो ये देखो ये मिल गया हमें माइनस ई रेज़्ड पर क्यू माइनस 1 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर पी का टेंजेंट ऑफ पी। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं मोमेंटम को। अब ये तो हो गया, मोमेंटम है P माइनस डेल एफ थ्री बाई डेल क्यू, तो माइनस डेल बाई डेल क्यू ऑफ, वेरीफाई करने के लिए देखो दोबारा से वही मिल जाएगा, तो इसका मतलब वेरीफाई है। तो माइनस डेल बाई डेल क्यू ऑफ दिस माइनस ई रेज़्ड बाय क्यू माइनस 1 का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ P। तो ये देखो सोल्व करके 2 ई क्यू माइनस 1 ई रेज़्ड बाय क्यू टेंजेंट ऑफ P, इसको मान लो हमने ई रेज़्ड बाय क्यू माइनस के 1 को पुट कर लिया रूट क्यू कोस पी। तो ई रेज़्ड बाय क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट क्यू कोस पी, तो P इज इक्वल टू 2 रूट क्यू कोस पी, 1 प्लस रूट क्यू कोस पी और साइन P बाय कोस पी। तो बस आ गया हमारा, यही तो था, हमने वेरीफाई भी करके देख लिया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। P 2 रूट क्यू 1 प्लस रूट क्यू कोस पी साइन P F3 पी क्यू माइनस ई रेज़्ड पर क्यू माइनस 1 का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ P। तो ये आ गया हमारे पास, यही था ना शुरू में क्यू 2 क्यू P रूट 2 क्यू 1 प्लस क्यू रूट क्यू कोस पी। देखो भाई कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को, अगर ये तो तब की बात है जब इसको आपको आता होगा ये पूरा, तब है ये इतनी देर तो, और जब आपको आता भी नहीं होगा, दिमाग भी लड़ाना है टाइम, तो कितना टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सोचना चाहिए। या तो यही नहीं चाहते हो कि क्लियर हो पेपर। हाँ पिछली बार वाला पेपर है स्टेट का 2025 वाला ईजी था, वो हो रहा था नॉर्मली। तो देखो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू लॉगरिथम 1 प्लस रूट क्यू कोस पी P 2 रूट क्यू 1 प्लस रूट क्यू कोस पी द जनरेटिंग फंक्शन इज। तो अब सीधा ही देख लो, तो ये जनरेटिंग फंक्शन है F3 टाइप का, F3 टाइप का जनरेटिंग फंक्शन जब हमने देखा तो ये वाला निकला, सोल्व किया था ना इसको, पहले इसको F3 बनाया, तो माइनस ई रेज़्ड पर क्यू माइनस के 1 का स्क्वायर टेंजेंट P। क्यू जो होता है F3 टाइप के लिए वो होता है माइनस डेल F3 बाई डेल पी, और डेल F3 बाई डेल पी सोल्व कर लिया, और क्या आ गया, ये आ गया लॉगरिथम 1 प्लस रूट क्यू कोस पी। फिर P लिया, P को माइनस डेल F3 बाई डेल क्यू, फिर इसको सोल्व किया P को, फिर इसके लिए P आ गया 2 रूट क्यू 1 प्लस रूट क्यू कोस पी। बस ये है हमारा, ये मतलब या तो ऑप्शन में से उठा के देखो कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, इससे ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये पता ही होना चाहिए हमें, इतना तो पता ही है F3 टाइप का है, तो बस ये उठाया और इसको कर लिया। अब है क्वेश्चन 117 नंबर का क्वेश्चन है,
हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके आइगन वेक्टर निकालने हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहती हूँ इसको HTET के लिए भी करो, HPSC अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लेती है उसमें भी, और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर भी होता है ना तो शायद उसमें भी बन सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप जब देखोगे ना उठा के HPSC सब्जेक्टिव पेपर भी 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे उन्होंने +1 +2 के, तो मतलब सिंपल थे क्वेश्चन, मुश्किल नहीं थे। तो आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A = cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। जो आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स के वो क्या है, तो पहले सबसे पहले देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं हम A के लिए। वो क्या होती है, A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेट = 0। तो A माइनस करो लैम्डा आई और इक्वल टू कर दो 0 की, तो cos थीटा माइनस लैम्डा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस लैम्डा और = 0। सोल्व करेंगे cos थीटा माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 0। जब इसको सोल्व किया तो आया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा cos थीटा प्लस में 1 = 0। अब हम सोल्व करते हैं इसको लैम्डा के लिए, तो वी गेट लैम्डा, जैसे वो लगाते हैं ना डिस्क्रिमिनेट का, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उससे सोल्व करके हमें वैल्यू मिली, एक cos थीटा प्लस साइन थीटा और एक मिला cos थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं e प्लस माइनस आयोटा थीटा। अब हमने मान लो λ1 को नाम दे दो e थीटा, λ2 को नाम दे दो e माइनस आयोटा थीटा। अब हम निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर से वही cos थीटा माइनस लैम्डा आई माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस लैम्डा इंटू में x1 x2 = 0। तो सोल्व करो cos थीटा माइनस लैम्डा इस वाली को इसके साथ, cos थीटा माइनस के लैम्डा इंटू x1 माइनस के है साइन थीटा इंटू में x2 = क्या है 0। फिर ये वाली इसके साथ, तो साइन थीटा इंटू में x1 माइनस cos थीटा माइनस के लैम्डा इंटू में x2 = है 0। तो जो λ1 है वो क्या है, e प्लस आयोटा थीटा, तो वो क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, माइनस आयोटा x1। कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो जब सोल्व किए तो वो आएगा x1 के x1 x2 ये है x2 माइनस आयोटा x1, तो x1 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 1 और माइनस आयोटा। अब यूज़ करते हैं λ2 जो क्या है माइनस आयोटा थीटा, तो इससे जो आइगन वेक्टर निकलेंगे वो आ जाएंगे 1 और आयोटा। तो बस आइगन वेक्टर निकालने थे, तो वो हमारे पास आ गए हैं, जो कि क्या है, एक है हमारे पास रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर जो है 1 माइनस आयोटा एंड 1 आयोटा। अब है क्वेश्चन नंबर 118, जो कि क्या है, ऑन सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन a बार प्लस b प्लस c बार डॉट a बार प्लस b प्लस c, और ये क्या है बार है, यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम इट विल रिड्यूस टू, तो वो कितना रिड्यूस हो जाएगा वो हमें देखना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब बुलियन एक्सप्रेशन, तो अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखने पड़ते हैं अभी किस टाइप का इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कई बार तो हम इसको शॉर्ट बना देते हैं, जैसे कॉमन लेके, यहाँ पर सिंपल खोलना ही था इसको। तो देखो a बार प्लस b प्लस सी बार इंटू a बार प्लस b प्लस सी और पूरे का बार है। इसका डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, बार को तोड़ो, मतलब दोनों पे अलग अलग लगाओ, और जो सिंबल होता है ना डॉट उसका चेंज कर दो, डॉट है तो पॉजिटिव है तो उसका क्या बना देगा डॉट। तो a का बार पहले से ही है, प्लस b प्लस c का बार है अलग से, इसके ऊपर बार आ गया, डॉट था तो पॉजिटिव।
ए का बार पहले से ही है प्लस बी प्लस सी पूरे का बार आ गया, बिकॉज डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, डॉट को पॉजिटिव बना देती है, अगर पॉजिटिव के ऊपर लगाते तो डॉट बना देती। तो ए डॉट बी का बार ए का बार प्लस बी का बार। अब अलग से इस पर भी लगाओ तो देखो ए के ऊपर पहले से ही बार है, इसके ऊपर फिर से बार, ए का डबल बार प्लस बी का बार प्लस सी का डबल बार, और यहाँ पॉजिटिव, फिर ये देखो ए का डबल बार सेपरेट कर दिया ना सबके ऊपर, प्लस में बी का बार प्लस में सी का बार। तो ये ए डबल बार किसी का डबल टाइम हो जाता है तो वो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ ए ही आ जाएगा, बी का बार प्लस में सी, और यहाँ से ए प्लस बी का बार प्लस में सी का बार। तो बस सिंप्लीफाई कर दिया इस एक्सप्रेशन को। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तब तो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया था, इसमें मैं इसको थोड़ा सोल्व करके बता दूँगी। देखो क्या है, ए करंट है आई, ए करंट आई फ्लो इन ए स्क्वायर कॉइल, ये स्क्वायर कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, साइड इसकी ए है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर ऑफ द कॉइल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो बताना। तो हमने क्या पढ़ रखा है, मैग्नेट, जब प्लस 2 क्लास में एक टॉपिक है हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ डेफिनेट लेंथ। एक स्ट्रेट वायर है, उसकी एक डेफिनेट लेंथ है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ डेफिनेट लेंथ। तो अब देखो आर इज़ द, जो ये आर है वो क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ वायर, ये जो मतलब वायर है उसकी डिस्टेंस है, एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थीटा 1 थीटा 2 जो हैं वो क्या है, एंगल है मेड बाय एंड ऑफ कंडक्टर, जो उसके एंड बनाएंगे कंडक्टर के। अब है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 कंडक्टर। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है तो 4 वायर है, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू 4 कंडक्टर, तो वो क्या होगा, एक है ए बी, मान लो ये वाली ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 4 कंडक्टर में ए बी सी सी डी डी ए एट सेंटर ओ विल बी, जो सेंटर है वो क्या है, उस पर कितना होगा, b इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, और ये देखो वही है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो 4 टाइम हो गया ना, 4 वायर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ पर जो r है वो क्या है, a बाई 2 है, सेंटर से आप भी देखो ये हमारी लेंथ है a, ये भी क्या है a, ये भी है a, इक्वल है ना, स्क्वायर है। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल a है तो सेंटर से यहाँ तक की a बाई 2। इसी तरीके से ये टोटल क्या थी a, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली देखो ये कितनी हो जाएगी, फिर a बाई 2। तो ये हमारी क्या है, या फिर यहाँ से देख लो ना कि ये टोटल क्या थी, टोटल थी a, ये देखो ए है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, फिर a बाई 2। तो पुट कर देंगे r की जगह a बाई 2, थीटा 1 और थीटा 2 कितने बन रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से एंगल, यहाँ से एंगल, ये सेंटर है तो 45 के एंगल हैं, साइन 45 साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। फिर उसके बाद क्या है, 4 था, 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट 2 ऊपर चला गया, 2 क्या आ जाएगी, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। तो हमारे पास आ गया कि सेंटर पर क्या होता है, स्क्वायर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड वो होता है 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। अब है क्वेश्चन नंबर 120, वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन है। तो पहले मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स बता देती हूँ क्या होता है। ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज वन whose transpose conjugate or Hermitian adjoint
कंसाइड विद मैट्रिक्स इट्सेल्फ। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज कंजुगेट उसी मैट्रिक्स के जैसा हो, और या फिर हर्मिशियन एडजॉइंट उसका कंसाइड विद मैट्रिक्स इट्सेल्फ। तो पहले हम देखते हैं, मान लो ये ए का ट्रांसपोज कंजुगेट है तो क्या देगा, ए जे आई मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट। ये स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो वो क्या देगा दोबारा से, मतलब ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए आई जे एन क्रॉस एन का, तो फिर से वही मैट्रिक्स ए दे देगा। ये कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो फिर आई अगर जे के इक्वल हो, और जब आई और जे इक्वल होते हैं ना, यानी कि वो कौन से हैं, वहाँ वो कहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब डायगोनल पे। तो ए आई जो है किसके इक्वल होता है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए आई कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई दैट इज़ एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ हमें ऑप्शन में दिए हुए थे, हमें चेक करके देख लिया कि किसका ट्रांसपोज कंजुगेट करके दोबारा से ए मिल रहा है, तो इसका मतलब वही क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, ट्रांसपोज लिया क्या आ गया 0, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा 0, तो फिर इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करके ये आ गया 0, इसको ऐसे लिख लिया 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, फिर से वही मिल गया। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब हमने 2017 के पेपर के 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।